नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं अधिनायक तंत्र के संबंध में। अधिनायक तंत्र सामान्यतः उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। राजतंत्र में भी इसी प्रकार एक ही व्यक्ति में शासन सत्ता होती है, परंतु इन दोनों में मुख्य अंतर इस बात का है कि शासक के द्वारा पद ग्रहण करने की विधि क्या है। राजतंत्र में सामान्यतः शासक वंशानुक्रम के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र में निर्वाचन से सैनिक योग्यता अथवा एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अधिनायक तंत्र की परिभाषा भी की गई है। जैसे न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। वहीं फोर्ड का कहना है कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक नेता के द्वारा शासन सत्ता का असीमित प्रयोग करना ही अधिनायक तंत्र है। अधिनायक तंत्र हमारे सामने प्राचीन और नवीन दो रूपों में आता है। प्राचीन अधिनायक तंत्र उसे कहा जाता था जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट इसी प्रकार के एक उदाहरण है। आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप है वो अधिनायक के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदला है और अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी दल विशेष या देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस तरह अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंद के आधार पर पद ग्रहण करते हैं और पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से देश के शासन का संचालन करते हैं। इस तरह के अधिनायकवाद का उदय प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। उदाहरण के लिए 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी और हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी के अधिनायक बन बैठे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अधिनायकवाद के इस तरह के रूप को आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी कहा जा सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए 1917 में सोवियत रूस और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप और चीन में एक अलग ही तरह के अधिनायक तत्व की स्थापना की गई, जिसे वामपंथी अधिनायक तंत्र या सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का नाम दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध को स्वैच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध ही कहा गया था और इसीलिए युद्ध समाप्त होने के बाद जनता ने आशा की थी कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन संभवतः वर्साई की संधि में ही लोकतंत्र के विनाश के बीज निहित थे और युद्ध के बाद की परिस्थितियों में इन्हें पल्लवित होने का अवसर भी मिला, जिसके परिणाम स्वरूप 1939 तक ही इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया और जर्मनी, ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। अधिनायकवाद के इस उत्कर्ष में युद्ध के बाद की भी विभिन्न परिस्थितियों को उत्तरदायी कहा जा सकता है, जैसे संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास का होना। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मनुष्य संसदीय संस्थाओं में अपना विश्वास खो चुके थे। युद्ध से लौटे हुए सैनिक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने अपनों को खो दिया था और वे अब युद्ध का हर जाना भी मांग रहे थे और संभवतः यही उनकी असंतुष्टि अधिनायकवाद के रूप में हमारे सामने आई। दूसरा, वर्साई की संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू की थी और यह संधि न्याय की भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायक बन बैठे। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की रचनाकरण में प्रजातंत्र को स्थापित किया गया, लेकिन ऐसे देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव में शीघ्र ही यहाँ पे अधिनायकवाद की स्थापना हुई। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण भी सभी देशों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी।
आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूरी तरह उपयोग करना आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही किया जा सकता था। और इस तरह की नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक ही भली प्रकार से कार्य रूप में परिणत कर सकता था। इस अधिनायकवाद के उदय का एक अन्य कारण राष्ट्रसंघ की असफलता भी रहा। अपनी स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था और निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते चले जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका भी उत्पन्न कर रहा था, और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना अधिक उचित समझा। साथ ही प्रजातंत्र के जो आदर्श हैं वो अत्यधिक कठिन है। इसकी तुलना में जनसाधारण के लिए अधिनायकवाद एक सरल शासन पद्धति है, जिसमें जनता का मात्र एक ही कार्य होता है, आज्ञा पालन करना। इसी कारण भी युद्ध के बाद की परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम के रूप में बना रहा और अधिनायकवाद ने वास्तविकता का रूप ले लिया। इस तरह आधुनिक अधिनायक तंत्र की कुछ प्रमुख लक्षण या विशेषताएं कही जा सकती हैं। सर्वप्रमुख लक्षण है कि ये एक अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी राज्य होता है। इस तरह के राज्य में समाज, राज्य और सरकार के समस्त भेदों को समाप्त कर शासक वर्ग सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है, और नागरिक जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण न हो। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी कहा भी करते थे कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं। दूसरा एक अन्य लक्षण प्रजातंत्र का विरोध का होना है, क्योंकि इन अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावना के कारण हुई है, और यह स्वाभाविक ही है कि ये प्रजातंत्र का विरोध करते रहें। इनके लिए संसद केवल बकवास की दुकान थी, और लोकतंत्र को ये हे दृष्टि से देखा करते हैं। वर्तमान समय के वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं, और स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। इसी नेता का सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति भी प्राप्त करते हैं, और इनके ही शब्द कानून भी होते हैं। और अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है, जिसे जनता के माध्यम से उसे पूरा करना होता है। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति और एक दल के शासन में विश्वास करता है, इसलिए राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे अधिक शत्रु होता है। इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता है और प्रचार तंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है, और जनमत निर्माण के साधनों जैसे साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर कठोर नियंत्रण इसमें रखा जाता है। अधिनायक तंत्र में उग्र राष्ट्रवाद होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। इसमें अपनी जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है, और दूसरे देशों को तुच्छ और हीन सिद्ध करने की भी कोशिश की जाती है। और ये स्वाभाविक ही है कि जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार किया था। हिटलर कहा करते थे कि पुरुषों के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। इसी प्रकार मुसोलिनी का भी कथन था कि साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है, इटली का या तो विस्तार होगा या अंत। अधिनायक तंत्र के कुछ गुण भी अवश्य हैं, जैसे ऐसे शासन में एकता और कुशलता अधिक पाई जाती है, क्योंकि अधिनायक तंत्र में शासन शक्ति एक व्यक्ति में ही निहित होती है। कानून निर्माण, प्रशासन और न्यायिक निर्णय सभी कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, और इसी कारण संपूर्ण शासन व्यवस्था एक होने के कारण इसमें शासक संगठन में कार्यकुशलता और सरलता आ जाती है। राष्ट्रीय संकट के समय भी शीघ्रता पूर्व और अपूर्व साहस के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो कि प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र में इस तरह के कार्य नहीं किए जा सकते। संकट काल के अंतर्गत केवल एक अधिनायक ही आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंध का अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, और इसीलिए संकट काल में सबसे अधिक उपयुक्त शासन पद्धति इसे ही माना जाता है। अधिनायकवाद में प्रशासनिक अपव्यय बहुत कम हो जाता है, क्योंकि न तो शासन व्यवस्था के संबंध में कोई लंबा चौड़ा प्रबंध होता है और न ही चुनाव आदि के प्रबंध में धन का अपव्यय होता है। साथ ही
प्रजातंत्र में उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है। जैसे कि कहावत भी है कि भूतों का उत्तरदायित्व किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं रहता, लेकिन अधिनायकवाद में एक ही व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्रीय हितों का संरक्षक होता है और यह अधिनायक अपने राजनीतिक कर्तव्यों को धार्मिक क्रियाओं के समान ही उत्साहपूर्वक करता भी है। अधिनायकवादी व्यवस्था राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में बहुत अधिक सहायक भी सिद्ध होती है। जर्मनी और इटली इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी रहे हैं। इस तरह अधिनायक तंत्र के कुछ गुण अवश्य हैं। हालांकि अधिनायक तंत्र के गुणों की तुलना में इसके दोषों की गिनती बहुत अधिक लंबी है। अधिनायक तंत्र लोगों को भौतिक सुविधाएं दे सकता है, किंतु मानव जीवन का लक्ष्य मात्र यही नहीं है। मानव एक विवेकशील प्राणी है और उसे पूर्णतः राज्य के अधीन कर देना, विवेक और स्वतः प्रेरणा का अंत कर देना है, जो मानव जीवन का सबसे बहुमूल्य गुण है। साथ ही अधिनायकवाद का अस्तित्व उत्साहपूर्वक सफलताओं पर निर्भर करता है और जनता के मस्तिष्क को सदैव आकर्षित करने के लिए अधिनायकवाद युद्ध अधिकारियों का आश्रय लेता है और युद्ध को प्रोत्साहन देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। अधिनायकवाद के अधीन एक अच्छे प्रशासक को एक लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक योग्य अधिनायक का सुयोग्य उत्तराधिकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। सामान्यतः एक अधिनायक की मृत्यु के बाद राज्य में अशांति और अव्यवस्था ही उत्पन्न होती है। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासन शक्ति का दुरुपयोग भी होता है। अधिनायकवाद के अंतर्गत शासक को बिना किसी प्रतिबंधों के शासन की पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। लॉर्ड एक्टन का कथन भी है कि निरंकुश शक्ति शासक को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। अधिनायक के द्वारा अत्याचार और अनाचार का मार्ग अपना लिया जाता है और कभी कभी ये अत्यंत प्रभावी हो जाते हैं। इस प्रकार अधिनायक तंत्र के कुछ गुण कुशलता आदि होने के बाद भी इसके दोष बहुत अधिक हैं और वर्तमान समय के लिए इसे कहीं भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।